नमस्कार दोस्तों, मैं कहानी वाला फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी जो मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं, इस कहानी का नाम है एक सामान्य सी सुबह, जिसको लिखा है उषा वधवा ने। सुबह तो उस दिन भी अति सामान्य सी हुई थी विक्रम की, प्रतिदिन की ही तरह। पर्दे के पीछे से झांकती किरणों को देखकर ही उठा था वो। उसे अलार्म की आवाज से उठना कभी नहीं भाया। 9 बजे पहुंचना होता था अस्पताल, और उसी की बगल में बने क्वार्टर में रहता था वो। इसीलिए 7 के 7:15 बज जाने से भी क्या फर्क पड़ता था। उठते ही रेडियो चला देता ताकि लगे घर में उसके सिवा भी कोई है। रेडियो का लाभ यही है कि वह टीवी की तरह आपका ध्यान आकर्षित नहीं करता। उसके बजते रहने से काम भी होता रहता है और मन भी लगा रहता है। विक्रम को अपना नाश्ता खुद ही बनाना होता था। अंडा, डबल रोटी और दूध का गिलास, बस हो गया नाश्ता। दोपहर का भोजन वह अस्पताल की कैंटीन में कर लेता और रात का एक स्त्री आकर बना जाती। बहुत कम थी विक्रम की ज़रूरतें। कैंसर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम सहाय, और पूरी तरह समर्पित। अपने क्षेत्र में पारंगत माना जाता है वो। सालों से इस प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहा है। शहर में तो नाम है ही, आसपास के शहरों से भी मरीज कंसल्टेंट के लिए आते रहते हैं। पर कभी कभी एक अति सामान्य सी लगने वाली सुबह भी एक असामान्य सा दिन ले आती है ना। सो ऐसी ही सुबह थी वो भी। मंगलवार का दिन था वो। सुबह से ओपीडी में बैठे बैठे थक चुके थे विक्रम। बाहर बस एक आखिरी मरीज है, नर्स ने बताया, और एक स्त्री को व्हीलचेयर पर भीतर लाया गया। डॉक्टर ने उसे परीक्षण मेज पर लेटाने को कहा और हाथ का काम पूरा करके उठे। स्त्री के पास गए तो चेहरा कुछ परिचित लगा, और जिसका ध्यान आया ये उसकी परछाई मात्र थी। ओपीडी स्लीपर नाम देखा, लतिका ही है। बीमारी से अशक्त शरीर, मुरझाया चेहरा, बेहोश तो नहीं परंतु पूरी तरह सजग भी नहीं। साथ में देखभाल करने वाली आया और घर का पुराना नौकर विशंभर साहब अपने काम से विदेश गए हुए थे। लतिका की हालत नाजुक थी और उसे तुरंत भर्ती करना आवश्यक था, और उतना ही जरूरी था इस प्राइवेट अस्पताल में अग्रिम राशि जमा करवाना। नौकर के पास इतना पैसा कहां से आता? विक्रम ने अपनी ओर से पैसे जमा करवा लतिका को अस्पताल में दाखिल करवा दिया ताकि फौरन इलाज शुरू कर सके। लतिका को ब्लड कैंसर था। इस उम्र में ब्लड कैंसर होने पर ठीक होने की आशा तो कम रहती है, पर जितने दिन जीवित रहे चैन से जिए, यही प्रयत्न किया जा सकता था। थोड़ी थोड़े अंतराल पर रोगी को खून चढ़ाया जाता है। कुछ दिन ठीक बीतते हैं और हालत फिर से बिगड़ने लगती है। सामान्यतः बीच के दिनों में मरीज को घर भेज दिया जाता है, पर लतिका को कोई लेने देखने आता तो भेजते। विशंबर आता था देखने। उसे कुरेदने पर पता चला कि साहब तो कब के लौट आए हैं, और उनके साथ एक युवती भी है। उन्हें पत्नी की गंभीर अवस्था का पता है, और विशंबर ने उन्हें पैसों के लिए भी कहा है, पर उनका कहना है कि बचना तो वैसे भी नहीं है, तो उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले जाते हो। लेकिन विक्रम ने लतिका को इस बात की भनक तक न पड़ने दी। वह समय समय पर अस्पताल में रकम जमा करवा देता और उसकी पूरी देखभाल भी करता रहता। ड्यूटी का समय समाप्त होने पर घर का एक चक्कर लगाता और फिर उसके पास आ बैठता। जिन दिनों उसकी हालत बेहतर होती तो वह बातें भी करती, अपने पति, अपने वैभव के किस्से सुनाती, देश विदेश के भ्रमण की चर्चा करती, घर में होने वाली पार्टियों, विशेष अतिथियों के नाम गिनाती। वह ऐसी खुशफहमी में थी कि उसका इलाज पूरा खर्च उसके पति ही कर रहे हैं। वह अभी तक विदेश में है, इसलिए मिलने कैसे आए, वह यही सोचकर खुश थी। विक्रम उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। कितने सालों से उसका सपना था लतिका से मुलाकात करने का, बातचीत करने का। चुलबुली लतिका की चटपटी बातें ही तो उसको सबसे अधिक लुभाती थी। दुनिया भर के किस्से होते थे उसके पास। आज लतिका की सब बातें चाहे सच ना भी हो,
कहने वाली तो उसे सच मानकर ही कह रही थी ना। वह लतिका की खुशी में खुश है, उसके सहचर्य मात्र से संतुष्ट है। विक्रम ने उसकी शाम के बाद की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर ले रखी थी। नर्स को बुलाने की बजाय खुद उसे दवा देता, उठने में सहायता करता इत्यादि। वह कभी अपने प्यार के बारे में नहीं कह पाया था, पर इतने सालों बाद आज भी उतनी शिद्दत से चाहता था उसे। कभी कमजोरी के कारण लतिका को नींद आ जाती तो पास कुर्सी लगाकर बैठा रहता विक्रम, लतिका का हाथ अपने हाथ में लिए। चाहता तो अपनी कुछ शक्ति स्पर्श द्वारा उसके शरीर में उड़ेल दे, पर ये तो किस्से कहानियों की बातें हैं। असली जीवन में ये कहाँ संभव है। हम साधारण मनुष्य ऐसा कुछ नहीं कर पाते, बहुत चाहकर भी नहीं। उसका हाथ पकड़े पकड़े विक्रम अक्सर ही अतीत में पहुंच जाता, उस अतीत में जब लतिका के संग जीवन जीने की आशा थी, मन में उत्साह था। एक ही कॉलोनी में रहते थे दोनों, एक ही पार्क में खेलकर बड़े हुए। बचपन का वह धमा चौकड़ी वाला दौर धीरे धीरे लड़कियों के लिए पार्क में चक्कर लगाने और लड़कों के लिए क्रिकेट फुटबॉल खेलने में बदल गया। इन सब के बीच एक उम्र ऐसी आती है जब परिचित लड़कों की निगाहें बचपन संग खेली लड़कियों को एक अलग ही नज़र से देखने लगती हैं, और जो बचपन की नज़र से बहुत अलग होती है, उन्हें देखकर कुछ अलग तरह का महसूस होने लगता है। बहुत धीरे धीरे आता है ये बदलाव, यहाँ तक कि उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं चल पाता, हो भी कैसे। बहुत नया सा अनुभव होता है ये पहला प्यार। इसको समझना कठिन है, परिभाषित करना और भी कठिन, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यूं तो पार्क में लड़के लड़कियों के अलग ग्रुप बने हुए थे, पर विक्रम और लतिका के एक स्कूल और एक ही कक्षा में होने के कारण आपस में अक्सर बातें हो जाती, कभी स्कूल के किसी काम को लेकर तो कभी यूं ही। और धीरे धीरे इन यूं ही वाली बातों की संख्या बढ़ने लगी। बातूनी लतिका की बातें होती भी तो इतनी रोचक थीं कि सुनने वाले का मन ही नहीं होता था उसे रोकने का। स्कूल के बाद विक्रम मेडिकल करने लगा और लतिका बीए, पर रहते तो आसपास ही थे, सो मिलना होता रहा। मेडिकल करते हुए विक्रम ने निश्चय कर लिया था कि जीवन तो लतिका के साथ ही बिताना है। ठीक है कि एक ही कक्षा में होने के बावजूद लतिका उससे वर्ष भर बड़ी थी, पर देखने में नाजुक सी थी और विक्रम लंबा चौड़ा। देखने में अजीब न लगता था तो सर्टिफिकेट में लिखा होने से क्या फर्क पड़ता था, पर फर्क पड़ा था। कारण कुछ और होने पर भी यही मुद्दा बन गया था। विक्रम ने मेडिकल पूरी कर ली थी। उसे लतिका से पता चला कि उसके माता पिता उसके विवाह की सोच रहे हैं, तो वह उनसे मिलने गया। लतिका के पिता ने बड़ी देर तक उससे बात की, बड़े प्यार से उसे समझाया लतिका की ब्याह योग्य उम्र हो चुकी है और उसमें अब देरी नहीं की जा सकती, जबकि विक्रम को स्थापित होने में अभी बहुत समय है। एमबीबीएस पूरी हो गई है, पर अभी इंटर्नशिप करनी है, फिर एमडी, इसके बाद भी प्रैक्टिस क्या 2 ही दिन में चल निकलेगी। इधर विक्रम के माता पिता को भी बहू के बड़ी होने वाली बात गले नहीं उतर रही थी। 2-4 साल छोटी ना सही, 1-2 साल तो हो, ये तो हम उम्र भी नहीं, उल्टे विक्रम से बड़ी थी। वह अपने माता पिता को तो किसी तरह समझा भी लेता, पर लतिका के पिता नहीं माने। दरअसल वह लतिका का रिश्ता अपने ही आर्थिक स्तर के किसी परिवार में करना चाहते थे, और ऐसे कुछ परिवार उनकी नज़र में थे भी, सो उन्होंने लतिका का रिश्ता एक सफल व्यवसायी के बेटे के साथ तय कर ही दिया, लतिका की मर्जी को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। यह भी संभव है कि लतिका ने उसे इतनी शिद्दत से चाहा ही नहीं था जितना विक्रम ने उसे। पहले विक्रम लतिका को पाने का लक्ष्य सामने रखकर पढ़ाई कर रहा था। लतिका उसकी प्रेरणा थी। अब वह प्रेरणा हट गई थी, तो उसने एक अच्छा डॉक्टर बनना ही अपना लक्ष्य बना लिया था, और वह पूरी लगन से जुड़ गया अपने लक्ष्य में, ताकि लतिका को खोने से वह किसी अवसाद में न डूब जाए। नया खून चढ़ाने के बाद जब लतिका बेहतर महसूस करने लगती और घर जाने की बात करती तो विक्रम उलझन में पड़ जाता। कैसे भेज दे वो उसे घर? क्या वह सहन कर पाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसका पति विदेश में नहीं घर पर ही है और एक विदेशी युवती के संग रह रहा है?
इस स्थिति से बचने की दूसरी राह ये थी कि उसे विक्रम अपने घर ले जाए। उसे तो इनकार नहीं था, पर लतिका क्यों ही जाएगी। उसके मन में तो आज भी अपने पति के लिए कोई दुर्भाव नहीं था। पूरा विश्वास था उसे उस पर, और विक्रम भी किस अधिकार से लाता उसे अपने घर। अपने संगी साथियों को, अपने रिश्तेदारों को क्या उत्तर देता। उपाय एक ही था कि उस पर अभी दिन रात निगरानी की आवश्यकता है, ये कहकर उसे अस्पताल में ही रोके रखा। विक्रम इसका अतिरिक्त खर्च वहन करने को भी तैयार हो गया। सालों के फासले राह चलकर नहीं, यादों में तय किए जाते हैं। अस्पताल की कुर्सी पर बैठा वो अतीत और वर्तमान के बीच घूमता रहता, जब तक कि वह सो न जाती। इसी तरह वर्ष बीतने को आया, पर विक्रम के धैर्य में कोई कमी ना आई। स्थिति नाजुक हो रही थी, मृत्यु की पदचाप निकट आ रही थी। गुजरते समय को मानो कस के पकड़े रखना चाह रहा था विक्रम, पर काल था कि उसकी बंद मुट्ठी में से भी फिसलता ही चला जा रहा था। प्राय ही वह लतिका को रात्रि भोजन करवाकर अपने घर चला जाता था, पर जाने क्यों आज उसका जाने का मन नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने लतिका की देखभाल करने वाली आया को सोने भेज दिया, ये कहकर कि घर जाते समय उसे जगा देगा, तब तक वह आराम कर ले। बस थोड़ी देर और, यही सोचकर बैठा रहा। कहीं अंदर से उसे लग रहा था कि अभी लतिका को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि आज की रात ही लतिका की आखिरी रात भी होगी। रात 10 बजे के बाद लतिका बेचैन सी होने लगी। उसने विक्रम से अपने पति को बुलाने का अनुरोध किया। विक्रम ने विशंभर को टेलीफोन से सूचना दी कि स्थिति नाजुक है और साहब को सूचित कर दे, परंतु साहब किसी पार्टी में गए हुए थे और जल्दी आने की उम्मीद भी नहीं थी। विक्रम ने वहीं संदेश पहुंचाने को कहा और संदेश पहुंचा भी दिया गया। लतिका इंतजार करने लगी। हर थोड़ी देर में दरवाजे की ओर नजर टिका देती, पर धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। विक्रम पूरा समय उसका हाथ थामे उसे दिलासा देता रहा, उससे बातें करता रहा। लतिका ने कई बार अपने पति के बारे में भी पूछा। विक्रम चाहता था कि वह पूरी शांति से जाए, न शारीरिक दर्द हो न मानसिक। इसलिए वह झूठ ही कह देता कि उसके पति का फोन आया था समाचार जानने के लिए। पति उसका जैसा भी था, पर वो पूरी तरह समर्पित थी उसके प्रति। किस धातु से बना होता है ये स्त्री मन? मन होता भी है क्या स्त्री के पास? कब कर पाती है वे अपने मन की? अपने मन से तो नहीं चुना था लतिका ने अपने पति को, पर एक बार उसके साथ बंध गई तो पूरी निष्ठा से निभाया। अपने कर्तव्य पर प्यार को हावी नहीं होने दिया उसने। स्त्री को नाजुक कहते हैं लोग। इतना मजबूत तो पुरुष कभी नहीं हो सकता। लतिका के पति के पास संदेश तो पहुंच गया, लेकिन पार्टी बहुत महत्वपूर्ण थी, बीच में नहीं छोड़ी जा सकती थी। एक नया अनुबंध मिलने की पूरी उम्मीद थी। वापसी में अस्पताल से होता हुआ आऊंगा, उसने कहला भेजा। लेकिन नया अनुबंध प्राप्त करने के सुरूर में वह अस्पताल जाने वाली बात तो भूल ही गया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे के लगभग जब वो अस्पताल पहुंचा तो लतिका का शव मॉर्चरी में रखा जा चुका था और कमरे की सफाई हो रही थी। विक्रम वहीं अस्पताल में ही था। मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर उसी के थे, पर उसकी पूरी निष्ठा के बावजूद दाह संस्कार तो उसके पति के हाथों ही होना था। यही समाज का नियम है। पूरा श्रृंगार किया गया लतिका का। सुहागिन मरी थी वो। ये थी आज की कहानी, एक सामान्य सी सुबह। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूंगा एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।